हेलो एवरीवन। इससे पहले जो चैप्टर था आपका पोर्तुगीज का और डचों का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। टॉपिक थे, चैप्टर नहीं कह सकते थे। चैप्टर तो ये एक ही है, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, चैप्टर नंबर 3। मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, राजीव अहीर जी की। और अब हम शुरू करेंगे फर्रुख सियार के फरमान से, क्योंकि इससे पहले हम सब पढ़ चुके हैं कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, कहाँ पे, सूरत में, मछलीपट्टनम में, मद्रास में, बॉम्बे में, कैसे ये अपने ट्रेडिंग सेंटर है वो डेवलप करते हैं, कैसे फोर्ट्स बनाते हैं। तो अब हम सीधा आते हैं फर्रुख सियार के फरमान पे। याद रखना, फर्रुख सियार के जो फरमान थे ना, वो साबित होते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। मतलब ये भारत का भविष्य तय करने वाले हैं। और भविष्य कैसे तय करने वाले हैं ये मैं आपको आगे बताती चलूंगी। आपको लगेगा कि हमारे जो सुल्तान थे या जो प्रिंस थे वो कितने मूर्ख थे, और कैसे विदेशी पावर्स का, फॉरेन पावर का हमारे यहाँ पे होल्ड होता है। ये सब हम इस में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके लिए ये जानना जरूरी है कि फर्रुख सियार ने ये फरमान क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे। ये भी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है जानने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1715 से लेकर 1716 में कंपनी की तरफ से एक डेलीगेशन आता है, मेडिकल डेलीगेशन, सूरत में। ठीक है, सूरत से दिल्ली आता है। और उसका जो हेड था वो डॉक्टर विलियम हैमिल्टन था। याद रखना है, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। यहाँ मैं मार्कर का यूज आई थिंक कर पाऊंगी कि नहीं, मार्कर का यूज नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ओरली। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन था, ये हेड था उस यूनिट का। और फर्रुख सियार पड़ा हुआ था उस टाइम बीमार। उसको कोई फिस्टुला की बीमारी थी और उसके लिए सर्जरी करवानी थी, और किसी से उसका जो बैद सेट थे, बात है वो बन नहीं रही थी। बात नहीं बन रही थी तब इन्होंने सर्जरी करी, और सर्जरी करी तो फर्रुख सियार हो गया ठीक बिल्कुल। और बदले में वो इतना खुश होता है, उसको तो लगता है चमत्कार ही हो गया। और वो कहते हैं ना, कभी भी बहुत खुश अगर आप होते तब भी डिसीजन ना लो कोई भी, और अगर आप बहुत दुखी होते हो तब भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब आप नॉर्मल स्टेट में होता है आपका माइंड, तभी आपको डिसीजन लेने चाहिए। तो ये खुश होके 3 फरमान है वो दे देता है कंपनी को। और उन एक फरमान था बंगाल के लिए, एक गुजरात के लिए, और एक हैदराबाद या डेक्कन के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि वो फरमान एक्चुअल में थी क्या। तो बंगाल के लिए क्या कहा कंपनी को कि भाई आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, आपका वो छूट दी जाती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपकी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी है, नहीं लगेंगी। आपको, आपने सुना होगा ना, हम पेपर देते हैं कस्टम ऑफिसर का, एक्साइज इंस्पेक्टर का, जो मतलब जो ओवरसीज से हमारा सामान आता है, वहाँ पे हमारे इंस्पेक्टर होते हैं, कितना सामान गया, कहाँ से क्या आ रहा है, तो उस पर ड्यूटी से लगती है। मतलब एक टेरिटरी आपको जैसे कि हम सपोज कर लो कि हम हाईवे पे ही चल रहे हैं, तो हाईवे पे टोल आते हैं ना जगह जगह, तो इसी तरह से कस्टम ड्यूटी लगती थी। तो भाई साहब ने क्या कहा फर्रुख सियार ने कि आप मुझे ना सिर्फ 3000 रुपये पेमेंट कर दो, और वो भी क्या, एनुअल। और आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करो, इम्पोर्ट करो, आपको कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। सोच लो, कामधेनु गाय होता था बंगाल हमारा। क्या होता था? कामधेनु गाय। अब हम बात करते हैं दूसरा क्या क्या कंपनी को परमिट मिल लगी, इशू किए गए, दस्तक एक पास इशू किए गए कि ट्रांसपोर्ट करना है गुड्स का। मान लो कि भाई एक ट्रक जा रहा है और ट्रक में कंपनी के गुड्स हैं, तो मान लो ट्रक को कोई भी चला रहा है, वो पास दिखा देता था कंपनी की तरफ से कि कंपनी का माल है। कंपनी देखो, सपोज करो कि मेरे पास एक ट्रक है, उस ट्रक में मैंने कोई भी सामान लोड कर रखा है, और एक पास भी मैंने कैसे ना कैसे ले लिया कंपनी से। ठीक है, अब कंपनी से पास ले लिया, टोल पे आई, टोल पे मैंने दिखा दिया, टोल वाला समझेगा कि कंपनी का सामान है, और उसको क्या कर देता था, अलाउ कर देता था जाने के लिए। इससे क्या होता है, दस्तक का मिसयूज होता है। मिसयूज कैसे होता है कि करप्शन बढ़ जाता है। कैसे, देखो मैं आपको बताती हूँ। लाइक मैं हेड हूँ कंपनी की, और मैं कंपनी में किसी ऑफिस पे हूँ, सॉरी हेड हूँ, तो किसी पोस्ट पे हूँ। अब पोस्ट पे हूँ तो मैंने दस्तक इशू कर दिया। अब मैंने किसी एक बंदे को दस्तक इशू करा, अब उस बंदे का भी कोई रिश्तेदार होगा, उसको, उसने भी बोला यार मुझे भी दिला दे यार, मैं भी थोड़ा सा, जैसे टोल पे पासेस बनते हैं ना, टोल फ्री पास बनते हैं, तो ऐसे ही सबको ऐसे मिलते गए पास, और ये करप्शन है बहुत ज्यादा फैल गया। और फिर क्या कहा गया कि कलकत्ता में ना आपको परमिशन दी जाती है, आप रेंट पे ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा लैंड।
और जो हैदराबाद का रीजन है, आपके वहाँ पे जो फ्रीडम दी जाती है आपको, ड्यूटीज से ट्रेड में आपको प्रिविलेज दी जाती है। आपको सिर्फ ना रेंट मद्रास के लिए पे करना है। अब दूसरा था सूरत के लिए। भाई सूरत भी एक ऐसी लोकेशन थी, अगर आपको पता हो इंडिया का मैप, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, तो सूरत भी एक अच्छा पॉइंट था। भी यहाँ पे सिर्फ आपको 10,000 रुपीज देने हैं और आपको सारी ड्यूटी से लेवाई के आ जाता है। आप फ्री होके, टेंशन फ्री होके आइए और हमें लूट के ले जाइए, ठीक है। और डिक्री, एक मतलब डिक्री का मतलब होता है कि रॉयल आदेश दिया जाता है कि कंपनी अपने कॉइन्स है वो मिंट कर सकती है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। और ये जो पॉइंट था, ये कह लो कि यहाँ पे अब अंग्रेजों ने, ये सोच लो कि अंग्रेजों का सिक्का चलने लगा। कहते हैं ना सिक्का चलते हैं, वे अपनी करेंसी चला सकते हैं। अब तक तो ये हमारी करेंसी पे, गोल्ड पे डिपेंड थे ना। यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और हमें बदले में गोल्ड देके जाते थे। अब इनको ना गोल्ड देना है और रॉ मटेरियल भी लेके जाएंगे, और करप्शन भी पूरी तरह से फैला हुआ है। तो ये चीज है, आपने याद रखनी है। जो मेजर मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या फरमान था। फिर मैंने आपको बता दिया कि सिक्के मिंट कर सकते हैं, और सिक्का है तो भाई सिक्का चल गया अब तो अंग्रेजों का। अब तो ये सेट हो गए यहाँ पे। मद्रास और बॉम्बे में मैंने आपको बता दिया कि जमीन खरीद सकते हैं, कलकत्ता में जमीन खरीद सकते हैं, और दस्तक का है वो मिसयूज होने लगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई। मतलब कि फरमान के बाद होता क्या है, फरमान के बाद ये होता है जो कंपनी का जो प्राइवेट ट्रेड है वो कोई भी आके ओपनली शुरू कर दिया, दस्तक का मिसयूज करना शुरू कर दिया। लोकल जो मर्चेंट थे वो बेचारे पीछे पिछड़ गए कंपटीशन उनके बीच में, मतलब इतने वो कॉम्पीट कर नहीं पा रहे थे अंग्रेजों के साथ। और मुगल ऑफिशियल्स को ये क्या कहते हैं, ब्राइब दे के अपना दस्तक का मिसयूज करते थे। और इसी तरह से फिर लास्टली प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, और अंग्रेज सदा के लिए ये डिटरमाइन कर देती है, बैटल ऑफ प्लासी, कि अब जो सिक्का चलेगा वो किसका चलेगा, अंग्रेजों का चलेगा। और आपको याद कैसे करना है, याद आपने ऐसे करना है कि 1717 में फर्रुख सियार फरमान जारी करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। पहला फरमान होता है कि बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ 3,000 रुपये एनुअल पेमेंट देनी है। दस्तक का मिसयूज हुआ, नवाब सिराजुद्दौला से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लास्ट में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इस फरमान की अगर मैं आपको बात बताऊं तो टर्निंग पॉइंट ये था कि कंपनी अब पॉलिटिकल पावर की तरफ बढ़ने लगी इंडिया के अंदर। तो इस तरह से अब तक तो ये सिर्फ ट्रेड की तरफ देख रहे थे, अब ये पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए लग गए, ठीक है। तो आपने इतनी सारी बातें ध्यान रखनी है। अगर हम एक फ्लो में देखें तो ये आप देख सकते हो, कई बार मैचिंग के लिए आ जाती हैं। अच्छा, उससे पहले एक छोटा, हाँ ठीक है। 1600 में कंपनी है वो इस्टेब्लिश होती है। 1609 में हॉकिंस आता है जहांगीर के कोर्ट में। 1611 में परमिशन लिए कैप्टन मिडलटन को सूरत में ट्रेड करने की परमिशन मिलती है। 1613 में ये सूरत में फैक्ट्री का इस्टेब्लिश करते हैं। 1615 में सर थॉमस रो आता है एम्बेसडर बन के किंग जेम्स वन का जहांगीर के कोर्ट में। 1618 में ये 2 फरमान की परमिशन इसको मिल जाती है, एक तो एम्परर से, दूसरा प्रिंस खुर्रम से। और इनको क्या कर मिल जाता है कि फ्री ट्रेड कर सकते हैं किसके साथ, जो इनलैंड टोल्स होते हैं उसमें फ्री ट्रेड ये कर सकते हैं, ठीक है। 1632 में गोल्डन फरमान मिलता है सुल्तान ऑफ गोलकंडा से, कि आपको क्या मिलता है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रोस्पेरिटी से अपना ट्रेड कर सकते हो। 1633 में क्या होता है कि फर्स्ट फैक्ट्री लगा लेते हैं कहाँ पे, ईस्ट इंडिया के अंदर, हरिहरापुरा बालासोर में। 1639 में फिर ये लीज पे ले लेते हैं मद्रास, ठीक है, लोकल किंग से, और फिर बाद में इसको फोर्टिफाई कर लेते हैं। 1662 में क्या होता है, चार्ल्स किंग 2 की शादी होती है, बॉम्बे दहेज में मिल जाता है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात थी कि शादियां 2 किसी देश के राजकुमार राजकुमारी के बीच हो रही हैं और दहेज में इंडिया की टेरिटरी दी जा रही है। यहाँ से निकम्मापन झलकता है और यहाँ से इनकैपेबिलिटी झलकती है उस टाइम के प्रिंस की या एम्परर की। 1667 में औरंगजेब है वो इंग्लिश फरमान जारी करता है कि ट्रेड कर लो, आप 3,000 रुपये सालाना दे देना बंगाल के लिए। और 1717 में जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, फर्रुख सियार जो खुश होके अपनी सर्जरी से, मतलब सर्जरी हो जाती है, खुश हो जाता है और लो भैया अब राज करो इंडिया में, अब से इंडिया आपका है।
फिर कहते हैं मर्जिंग ऑफ टू कंपनी, ये छोटी सी है, देख लेते हैं। 1688 में रिवॉल्यूशन का दौर था यूके के अंदर, लंदन के अंदर। तो कुछ व्यापारी थे, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया और वहाँ के राजा को बोला ये क्या मजाक है कि सिर्फ एक ही कंपनी व्यापार क्यों करेगी इंडिया के अंदर, क्योंकि फॉरेन में हमारे लिए क्रेज था। जैसे आज बच्चों में क्रेज है ना, फॉरेन जाना, यूके जाना है, लंदन जाना है और कनाडा जाना है, यूएसए जाना है, तो हमारे लिए क्रेज था कि हम लोग भी वहां जाएंगे और रिच होके आएंगे, नवाबों के ठाठ बाट से जिंदगी जिएंगे। इनको नवाब भी बोलना नहीं आता था, हमारे लिए इतना क्रेज था इन लोगों में। तो राइवल कंपनी बनती है, ठीक है। अब ये जो राइवल कंपनी बनती है, ये थोड़ा अपना व्यापार करते हैं 1601 से लेके 1701 से 1702 के बीच में, लेकिन बाद में ये फेलियर हो जाता है। और जब फिर क्राउन और पार्लियामेंट दोनों मिलके कहते हैं कि आप मर्जर कर लो, तो इस तरह से एक कॉमन कंपनी बन जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ द इंग्लैंड, ये इसका नाम पड़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंच के बारे में, ठीक है। अब फ्रेंच मतलब कि आपको एक चीज याद रखनी है, ये सबसे पहले आए थे, कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे। अब पुर्तगीज आए तो वो किस पे हैवी पड़े? टर्कों पे, अरबों पे और जो अदर ट्रेडर थे उनके ऊपर, ठीक है। फिर क्या होता है कि फिर आते हैं अपने ये डच। डच भारी पड़ते हैं किसके ऊपर? पुर्तगीज के ऊपर। और डचों के ऊपर जो भारी होता है वो पड़ता है कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और लास्ट में जो गेम चेंजर बनता है वो फर्रुखसियार के फरमान बनते हैं गेम चेंजर। अब हम पढ़ेंगे फ्रांसीसियों के बारे में और ये हम अगले चैप्टर के में पढ़ेंगे, ठीक है।